सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 28 जून 2020 है आज और हम आज के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सिर्फ 10 सवाल नहीं है फ्रेंड्स, ये इसके थ्रू हम लोग उस दिन की सारी इंपॉर्टेंट खबरें एग्जॉस्टिवली और कंप्लीटली कवर करते हैं। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं आज का। सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट स्टेट में हो रहा है जिसका कनेक्शन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। सवाल ये है, आर्टिकल 371A 1B of the Indian Constitution deals with the role of governor in law and order of which state? तो 371A का जो 1B वाला पार्ट है, सेक्शन है, वो डील करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ विच स्टेट। एंड द आंसर इज, ये आर्टिकल नागालैंड के बारे में है और इसको अब यूज करा जा रहा है। सुनिएगा, खबर ये है, तो पहले तो समझ गया 371A, इसमें जो 1B वाला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ नागालैंड, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, खबर ये है कि नागालैंड के जो गवर्नर है मिस्टर आर एन रवि, जो नागा टॉक्स चल रहे थे ना काफी ग्रुप्स के साथ, उसके इंटरलॉक्यूटर भी आर एन रवि जी। ठीक, एक चीज और, ये नेफ्यू रियो, ये चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। तो रियो जी ये चीफ मिनिस्टर है, आर एन रवि जी ये गवर्नर है। अब रवि जी ने एक बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने बताया है कि नागालैंड की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो चुकी है। वहां पे आर्म्ड गैंग्स जो हैं वो पूरा रूल कर रहे हैं, सरकार की हालत बहुत कमजोर हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके हाथ में होता है, स्टेट मशीनरी बिल्कुल फेल्ड स्टेट में। तो उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इस कारण से इस वाले आर्टिकल में प्रोविजन होता है दैट, ये आर्टिकल ये बोलता है दैट इट इज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ नागालैंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड। इस आर्टिकल में कुछ एरियाज का नाम भी दिया है, ट्विनसैंग एरिया, नागा हिल एरिया, पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की। तो अब रवि जी ने बोला है, जो गवर्नर है आर एन रवि जी, कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, आई विल हैव टू यूज द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल टू इंश्योर कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो वहां पे, क्योंकि अभी हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो भी ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, ये सब गवर्नर कंट्रोल में आना शुरू होगा। गवर्नर कैन टेक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिस आर्टिकल, पर वो अपने मन से फिर डिसीजन ले सकते। ठीक है, तो ये उन्होंने बात बोली है कि अब इसका मुझे आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। रवि जी ने ये बोला है कि ये लोग गन पॉइंट पे, जो आर्म्ड गैंग से गन पॉइंट पे वहां पे रूल करते हैं। कोई भी चीज स्टेट में आ रही है, कोई ट्रांसपोर्टर आ रहा है, गन पॉइंट से उससे पैसा लेते हैं। उसके अलावा सॉल्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हर चीज पे कमीशन होता है इनका। कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट अगर नागालैंड में होना है, तो फिर जब तक 5 से 6% कमीशन प्रोजेक्ट की इनको ना मिल जाए, ये लोग प्रोजेक्ट नहीं होने देते इनको, मतलब आर्म्ड गैंग्स को। और स्टेट मशीनरी बिल्कुल फेल है इसमें, वो कंट्रोल नहीं कर पाते इन लोग। तो इसलिए गवर्नर जी ने चीफ मिनिस्टर रियो को लेटर लिखा है कि ऐसा नहीं चलेगा। अब देखते हैं भाई, इतनी मतलब उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये तो एंटी, मतलब देश के खिलाफ भी बात है ना, ये किस तरह से किसी स्टेट में इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो अब रवि जी ने इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। देखते हैं चीजें कंट्रोल में कैसे आ पाती हैं, बट इट्स अ चैलेंजिंग पोजीशन। बट चलो, सेटर्स कम से कम एक क्लैरिटी तो आई कि ऐसा हो रहा है। अब क्या डिसीजन इसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती देखना पड़ेगा, बट फिलहाल का फैक्ट ये। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो नागा ग्रुप, नागा फैक्शंस के साथ जो भी टॉक्स वगैरह चलती हैं, नागा पीस प्रोसेस का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके इंटरलॉक्यूटर उन ग्रुप्स और भारत सरकार के बीच में भी आर एन रवि जी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2। एनजीटी एक ऑर्डर आया है, आप जानते हैं कि बागजन जो एरिया है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट असम में, वहां पे ब्लो आउट हुआ है ऑयल वेल का, नेचुरल गैस वहां से काफी सा 15 दिन के आसपास लगभग हो चुका है और बहुत नुकसान पहुंचा है। उसके बारे में डिसीजन है एनजीटी का। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हैज अपॉइंटेड अ 8 मेंबर कमिटी टू लुक इनटू द ऑयल वेल ब्लो आउट इंसिडेंट इन असम। इस कमेटी को हेड कौन करेगा? आंसर देख लीजिए, बी पे बीपी कातके। बीपी काटके, ये रिटायर्ड जज हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, फोटो देख लीजिए, बीपी काटके। एक बात और, एनजीटी ने ऑयल जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसको ये भी बोला है कि आप वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा प्रशासन है, उसको 25 करोड़ रुपए फिलहाल सबमिट करिए, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचा इस ब्लोआउट की वजह से। आप जानते हैं कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क पास में, कई वेटलैंड्स इसके पास में, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है, पूरा इतना धुआं वगैरह कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इससे प्रॉब्लम चल रही है। तो 25 करोड़ का भी लगाया गया है कि आपको सबमिट करना है प्रशासन के पास। आगे जो भी डिसीजन इस पे होता है, फिलहाल ही डिसीजन दिया गया, तो 25 करोड़ का डिसीजन। और ये कमेटी बनाई गई है, इनको भी जो अपनी इनिशियल एक रिपोर्ट देनी है, वो 30 डेज का टाइम इनको दिया गया इस कमेटी को, 30 डेज के अंदर देना है। काफी एक्सपर्ट से बात चल रही है, सिंगापुर से एक्सपर्ट, उन सब से बात चली थी, बट आई मीन इट्स वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली कि
इसे कंट्रोल करना है भी बहुत मुश्किल, मतलब अनकंट्रोल तरीके से नेचुरल गैस वहां पे निकल रही है, कितना नुकसान पहुंचा होगा सोच लीजिए आप। थोड़े से समय आग लगे तो कितना होता है, और कितने समय से वहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रही चीजें। एंड बट मुझे इतना भी पक्का है कि कंपनीज एंड द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्राइंग देयर बेस्ट कि कंट्रोल में आ सके। एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक और ऐसी रिपोर्ट आगे भी आने वाली है इसी वीडियो में, तो पहले ये देख लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और जैसे मैं बोल चुका हूं फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान लीजिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, और ये ट्रेंड खासकर यूपीएससी ने भी शुरू किया था। यूपीएससी प्रीलिम में बहुत फेवरेट टॉपिक बन गया है इनका। कोई भी अच्छी रिपोर्ट आती है, वो किसने पब्लिश करी है जरूर पूछते हैं, सवाल अच्छा बनता भी है। ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ की हमने कल भी बात करी थी। दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में भी नहीं लाया गया है। ब्लैक लिस्ट में दो कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ठीक उन्हीं की रिपोर्ट है, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर इनकी इस तरह की पहली रिपोर्ट है, एफएटीएफ की इस तरह की पहली रिपोर्ट। तो इस मामले में भी काफी खास बन जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट में बोली गई हैं। ये बोला गया है कि जो लेजिटिमेट वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जो परमिसिबल होता है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नॉर्म है, इनका गलत इस्तेमाल करके कई लोग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी कर रहे हैं। $23 बिलियन, $23 बिलियन, मैं लिख देता हूं यहां पे, $23 बिलियन का एनुअल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है दुनिया में। लगभग 50 जुरिस्डिक्शन या कंट्रीज से एफएटीएफ ने डेटा कलेक्ट किया था ये पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए, और कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस तरह के ट्रेड्स का। एंड कई सरकारें हेल्पलेस ही, मतलब उनको इतनी जानकारी ही नहीं मिल पा रही, वो ऐसे नॉर्म्स ही नहीं निकाल पा रहे कि इसको कंट्रोल कर पाए। तो ये सब बातें लिखी हैं यहाँ पे कि ये ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है, और मिसयूज हो रहा है, एग्जिस्टिंग नॉर्म का मिसयूज करते हैं। डेटा आपको दे दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, एक बात और मुझे याद आई इसमें, इस रिपोर्ट में एक और बात बोली गई थी कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये भी एक सिंडिकेट बना हुआ है पूरा, और ये बाकी इलीगल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। आर्म्स ट्रेड, इलीगल आर्म्स ट्रेड, इलीगल ड्रग्स का ट्रेड, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। ये भी इस रिपोर्ट में निकल के आया, और भी काफी इन्फ्लुएंसेस है। आप पूरी रिपोर्ट एक बार देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ लिया करो रिपोर्ट, अच्छा इसमें इंसाइट मिलता है। ये कहानी है, ठीक है। और पब्लिश किसने करा था? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आप जानते हैं कि मूवमेंट चल रहा है ब्लैक लाइफ मैटर। जॉर्ज फ्लॉयड की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी यूएस में, जो पुलिस पर्सन ने डेथ करी थी, तो मतलब उन्होंने जो पूरा, आप जानते हैं पूरा इवेंट क्या हुआ था कि उन्होंने, इट वाज लिटरली अ मर्डर। तो उस कारण से एक पूरा ग्लोबल लेवल पे ब्लैक लाइफ मैटर का मूवमेंट चल रहा है। उसका एक असर कुछ कंपनीज पर भी आया है, जो ऐसे प्रोडक्ट बेचती हैं जो फेयरनेस और स्किन कलर के गलत स्टीरियोटाइप बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, फेयर एंड लवली। ठीक, तो इसी प्रेशर की वजह से जो बैकलैश हो रहा है, तो फेयर एंड लवली वाली जो कंपनी अब इस प्रोडक्ट के नाम से फेयर वर्ड हटा दी। आपको यह बताना है कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। द आंसर इज यूनिलीवर। फेयर एंड लवली, यूनिलीवर जो बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी, उसका प्रोडक्ट है। अब यूनिलीवर फेयर एंड लवली से फेयर वर्ड हटा देगी। जॉनसन एंड जॉनसन के भी कुछ स्किन लाइटनिंग से क्रीम के प्रोडक्ट आते हैं, वो भी इन चीजों प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। तो स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट जॉनसन एंड जॉनसन के भी आते हैं, वो भी कुछ चेंजेस इसमें करेंगे। यूनिलीवर भी फेयर वर्ड हटाएगा। बात बहुत सिंपल है, इस तरह के प्रोडक्ट एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप सोसाइटी में बनाते हैं कि रंग जरूरी है, जो कि नहीं। एवरी लाइफ मैटर, चाहे भाई इंसान मैटर करता है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। इस तरह के प्रोडक्ट भी इंडोर्स नहीं होने चाहिए और नहीं बनने चाहिए, ठीक है। स्किन केयर एक अलग चीज है, पर इस तरह से रंग से बातें जोड़ना बहुत गलत बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बैकलैश से इतनी बड़ी कंपनी स्टेप ले रही है, ठीक है। ये तो इवेंट हो गया। अब सवाल इसमें बिजनेस का भी बनता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, खासकर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जैसे जैट वगैरह हो वहां पे, तो दोनों एंगल के सवाल बनते हैं, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और मूवमेंट का नाम तो मैंने बता दिया आपको, ब्लैक लाइफ मैटर, जो आप मीडिया में देखते रहते हैं। यूएस में पूरा हंगामा चल रहा है, यूके वगैरह में काफी कंट्रीज में चल रहा है मूवमेंट, है ये ब्लैक लाइफ मैटर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन स्पोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल। विच इंडियन वेट लिफ्टर विल गेट अर्जुना अवार्ड 2018? उनको अब मिलेगा आफ्टर बीइंग क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। पहले आंसर देख लीजिए, फिर मैं खबर बताता हूं आपको। कि संजीता चानू, ये 2 बार की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। फोटो देख लीजिए, ठीक है। अब किस्सा ये हुआ था, इन पे डोपिंग चार्जेस लगे थे चानू पर, एंड अब उस पे क्या हुआ था, इन्होंने केस किया था। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2018 में बोला था कि अगर आपने इन वेट लिफ्टर को अवार्ड दिया है,
तो फिर उसे आप एक क्लोज एनवलप में रखिए। जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट आ जाएंगे कि वो मुजरिम है या नहीं है, तब डिसीजन ले लीजिएगा। अब इतने लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने अपना रिजल्ट दे दिया है कि नहीं, शी इज फ्री नाउ। इन पे कोई चार्जेस नहीं है, इनके पुराने चार्जेस अब हट चुके हैं, अब ये निर्दोष मतलब साबित हो चुके हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ है कि जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लिखा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर याद करिए, संजीदा चानू अब फ्री हो चुकी है, उन पे चार्जेस कुछ नहीं है, तो प्लीज अब उनको अर्जुन अवार्ड दे दिया जाए, और डिसीजन हो चुका है। तो 2018 का अर्जुन अवार्ड अब इनको मिल जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी बैटल के बाद ये निर्दोष साबित हुई है, अब इन पे कोई डोपिंग चार्जेस नहीं। तो इट वाज अ लॉन्ग बैटल फॉर हर, बट इट्स अ गुड न्यूज दैट शी इज क्लियर्ड ऑफ ऑल द डोपिंग चार्जेस। ठीक, तो ये डिसीजन किसने दिया? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, जिसके हिसाब से इंडियन फेडरेशन ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट का अगस्त 30 का ऑर्डर था 2018 का, वो याद करिए और उनके डिसीजन को फॉलो करके अब इनको अवार्ड दीजिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया। तो ये पूरी इवेंट्स की चेन बनती है। ठीक, चलो, हो सकता है पर्सन का नाम पूछ के स्पोर्ट्स का नाम भी पूछ ले, ये भी क्वेश्चन कि भाई दिस पर्सन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, और आंसर क्या होगा? वेट लिफ्टिंग। 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसकी मीटिंग हुई गवर्निंग काउंसिल की, इसके प्रेसिडेंट कौन है आपको बताना है। आंसर देख लीजिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इनका काम होता है मीटिंग करके, डिस्कशंस करके इंडिया के बहुत सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के स्टेप्स और रिकमेंडेशन देना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज द मेन थिंग जहां से देश का विकास हो सकता है। तो हर सेक्टर में वो बढ़े, इसके लिए ये काउंसिल काम करती है। अब दो बातें ध्यान दीजिएगा, हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होते हैं, वो एनपीसी के प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी पीयूष गोयल जी। और एक बात और, एनपीसी क्या है? एक डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट जो है, उसके अंडर आता है एनपीसी। एनपीसी इज अ ऑटोनॉमस काउंसिल, पर किसके अंडर आता है? इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इंडस्ट्री मिनिस्टर। और चेयरमैन कौन होते हैं वो भी देख लीजिए, चेयरमैन, ये भी जरूरी वर्ड है। तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो एनपीसी के चेयरमैन होते हैं। ये दो बातें ध्यान रखें। ठीक, सो एनपीसी के प्रेसिडेंट कौन हो गए? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। और चेयरमैन कौन हो गए? वो सेक्रेटरी जो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं। ये दो बातें ध्यान रखना। एक चीज और, 1958 में बनाया गया था इसको, और एक एशियन प्रोडक्टिविटी एसोसिएशन है, एशियन प्रोडक्टिविटी एसोसिएशन, जो कि टोक्यो में बेस्ड है। एनपीसी उसी का पार्ट है, क्योंकि हम इंडिया में एपीए के फाउंडिंग मेंबर भी थे। तो एपीए टोक्यो बेस्ड, हम फाउंडिंग मेंबर है, हमारा एनपीसी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये ऑटोनॉमस है। किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसके सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं, और इंडस्ट्री मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी पीयूष गोयल जी। बस, अब आपने देखा किसी भी खबर है कितने प्रिसाइज हिस्से होते हैं, पूरा लिंक बनता है। ये चेन या लिंक आपको जरूर बनाना चाहिए, ताकि कोई फैक्ट भूले नहीं। बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हो, पर इतने फैक्ट पता होने चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। ठीक है, बाकी डिस्कशन क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़नी चाहिए, वो सब बातें चलती रहती, खबर पढ़ लिया करो, उसमें पता चल जाएगा। 7, एक और रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 किसने पब्लिश किया, आपको बताना है। एंड द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने पब्लिश करा है, रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें यह बताया गया है कि बेसिकली इस रिपोर्ट में इस बार डिस्कस करा गया है कि कोविड 19 की प्रॉब्लम जो फैली हुई है, जो पैंडेमिक फैला हुआ है दुनिया में, उसका असर ड्रग और क्राइम पे क्या होगा। और उम्मीद है कि इससे बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग का एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हो सकता है कुछ लोग गलत रास्तों पर भी जाए, जो उनको नहीं जाना चाहिए, पर शायद वो जाएं, और इस तरह के रास्ते अपने। ठीक है, और ये बोला गया है कि जो रिसर्चेस करी गई हैं, कुछ देशों में ड्रग्स का सीजर जो है, मतलब कि जो सरकार पकड़ती है, जो इलीगल ड्रग कंसाइनमेंट है, कई देशों में सीजर कम हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दूसरे क्राइम में शिफ्ट हो गए, जैसे कि साइबर क्राइम एक्सेट्रा। साइबर क्राइम काफी बड़े हैं लॉकडाउन के टाइम पे, कई देशों में ड्रग का सीजर बढ़ा भी है, तो दोनों तक के ट्रेंड देखे गए हैं। एक और बात देखी गई है, इंडियन ओशन में ड्रग्स काफी पकड़ी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि यूरोप भेजने के लिए अब
मैरीटाइम रूट, खासकर सदर्न मैरीटाइम रूट ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। और ये भी चांसेस हैं कि पैंडेमिक की वजह से ड्रग का बेसिकली तीन चीजें होती है, प्रोडक्शन, ट्रेड और कंजम्पशन, बढ़ने की चांसेस है। अब हो सकता है गवर्नमेंट बजट थोड़ा कम होगा इस टाइम पे पैंडेमिक पे ड्रग्स के ऊपर, इस कारण से पीपल या सिटीजन्स या कुछ लोग दे में शिफ्ट टू, मतलब कि चीपर एंड हार्मफुल ऑल्टरनेटिव, उससे भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो कुछ सिटीजन ऐसे हो सकते हैं जो इन गलत रास्तों पर जाएं, क्योंकि नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा यहां पे लग रहा है ऐसी रिपोर्ट में। तो ये सब इन्फ्लुएंसेस है, और भी इन्फ्लुएंसेस पर मेन वाले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पर मुझे तो यही लगता है कि बहुत कई लोग के लिए, हम लोगों के लिए बुरा वक्त हो सकता है, हम में से कई लोग के लिए बुरा वक्त हो सकता है, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, जॉब वाइज, पर कोई टेंशन की बात नहीं यार, हिम्मत है, बढ़िया आगे बढ़ेंगे। ये फेज भी जाके दोबारा अच्छा फेज आएगा। तो किसी भी गलत रास्ते या किसी भी गलत सोच की यहाँ पे जगह नहीं होनी चाहिए। ये सजेशन मेरा रहेगा। मैं कोई ऐसा बड़ा इंसान तो इस रिपोर्ट का हूं नहीं, बट मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी तरह के गलत काम में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, खैर रिपोर्ट क्लियर होगी, किसने पब्लिश करी और मेन इन्फ्लुएंसेस क्या है वो बता दीजिए। 8th क्वेश्चन, एक सूट याद है आपको फ्रेंड्स, नवरक्षक, जो इंडियन नेवी ने बनाया था। ठीक है, क्लियर है, डॉक्टर अर्नब एक थे, उन्होंने बनाया था। एंड ये मतलब नेवी के डॉक्टर थे, डॉक्टर अर्नब, उन्होंने बनाया था। और जो नेवल डॉकयार्ड है मुंबई में, वहां पे इसका प्रोटोटाइप तैयार कर गया था, पूरी परमिशन मिल गई है, और एक कंपनी को ढूंढा जा रहा था जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करेगी, वो कंपनी मिल चुकी। ठीक, और बहुत ही बेहतरीन ये, अच्छा अच्छा इसके बारे में बताता हूँ, पहले सवाल पढ़ लो, बता चुका हूं पहले और रिपीट कर दूंगा अभी। तो एनआरडीसी, एनआरडीसी कंपनी की सर्च कर रही थी जो कि इसका प्रोडक्शन कमर्शियली करेंगे। सो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एनआरडीसी, इट हैज साइंड अ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अग्रीमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ ऑफ दिस पीपीई सूट, जिसका नाम था नवरक्षक। कौन सी कंपनी का हुआ है, आंसर देख लीजिए, द इंडियन गारमेंट कंपनी, आगरा बेस्ड कंपनी। ये कंपनी पहले भी पीपीई बना रही है और काफी हॉस्पिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये नवरक्षक पीपीई भी बनाएंगे। ठीक है, और एमएसएमई एक्ट के हिसाब से ये माइक्रो इंटरप्राइज की तरह रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। और 1 मिलियन यूनिट्स का टारगेट है पर ईयर का इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ठीक है, अब नवरक्षक जो है बहुत ही अच्छे ब्रीदिंग फैब्रिक से बनाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, डॉक्टर अर्नब का नाम मैंने बता दिया आपको। एंड इसमें जो जो टेपिंग और सीलिंग होती है वो कोई कॉस्टली नहीं लगती, ये बहुत अच्छी बात है इसकी, बहुत आराम से इसको बनाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया स्मूथ अच्छा ब्रीदिंग फैब्रिक का इस्तेमाल करा गया है, नेवी द्वारा बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसका प्रोटोटाइप बनाया गया था, परमिशन वगैरह सब मिल चुकी है, अब प्रोडक्शन भी जब जल्दी चालू हो जाएगा तो बढ़िया बात है। तो अब हम कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, कंपनी फाइनल हो चुकी है, लाइसेंस पूरा अग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब प्रोडक्शन मुझे लगता है बहुत जल्दी शुरू होगा। और दोबारा इंडिजिनस पीपी प्रोडक्शन में हमारी कंट्री ने बढ़िया काम, और टारगेट भी बढ़िया लिया है, तो जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। 1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर, कहानी पूरी क्लियर हो गई। इसकी बात हम वैसे भी करते रहते हैं, मैंने बताया था कि वो लोग ढूंढ रहे हैं एनआरडीसी वाले, अब मिल जाए। 9 क्वेश्चन, यूएन 75 डिक्लेरेशन, जो जिस पे अभी साइन करने की पता चल रही, क्या है ये किस चीज की 75 एनिवर्सरी यूएन सेलिब्रेट कर रहा है? द आंसर इज यूएन का चार्टर जो साइन करा गया था उसकी 75th एनिवर्सरी है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएन का चार्टर साइन करा गया था। ठीक है, उसका 70th एनिवर्सरी है, पर थोड़ा डिले हो रहा है साइनिंग में, क्योंकि इसका जो पूरा एक अग्रीमेंट या फिर जो चार्टर बनाया गया था अभी, जो साइन करने के लिए डिक्लेरेशन बनाया गया है, उसमें कुछ फ्रेजेस हैं जिससे कुछ कंट्रीज को प्रॉब्लम है। फ्रेज ऐसा है कि शेयर्ड वैल्यू ऑफ कॉमन फ्यूचर। अब कई कंट्रीज ऐसा बोल रही हैं कि जो शेयर्ड फ्यूचर, नहीं, शेयर्ड वैल्यू फॉर कॉमन फ्यूचर जो है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इस डिक्लेरेशन, जो 70th एनिवर्सरी में डिक्लेरेशन बनेगा, कुछ फ्रेजेस उसके चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायर्ड है। और कई देशों को प्रॉब्लम है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इंडिया हो गया। तो इस कारण से इस फ्रेज को बदले जाने की डिमांड करी जा रही है, पर उम्मीद है कि अगर समय पर इसको बदल लिया गया तो टाइम पे साइन हो जाएगा। तो इस डिक्लेरेशन के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी 26 जून 1945 को डिक्लेरेशन यूएन का साइन हुआ था। ठीक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल, मतलब एक बेसिकली आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं कि कब कैसे इसमें क्या एग्जैक्ट प्रोविजन थे, आपको बस डेट याद करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। उस समय की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद ये साइन हुआ था, उसका डेट पता होना चाहिए, 26 जून 1945, 75 ईयर्स अब होने वाले हैं।
तो बस वो बात, और इशू क्यों हो रहा है यह पता होना चाहिए। ठीक, वो मैंने बता ही दिया आपको। क्या बताया था? हाँ, शेयर्ड विजन फॉर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना एजेंडा बनाया था जी जिनपिंग के अंदर, उसमें भी एग्जैक्टली ऐसी फ्रेज यूज करे गए। थोड़ा सा लग रहा है कि यार ऐसे फ्रेज नहीं होने चाहिए, चेंजेस करके हो सकता है टाइम पे साइन हो जाए। चलिए, 26 जून की डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। 10th क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग किस टीम ने लगभग 30 साल के इंटरवल के बाद जीता है? एंड द आंसर इज लिवरपूल। मैं बहुत बड़ा फुटबॉल फैन तो नहीं, पर जो है और जो इस टीम के फैन हैं वो काफी खुश होंगे। बहुत जश्न मनाए जा रहे हैं। अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है उससे एक फोटो मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पे। तो लिवरपूल ने जीता है लगभग 30 साल के इंटरवल के बाद। काफी लंबा वेट रहा, और इसके जितने भी फैंस हैं, मुझे लगता है आप में से कोई फुटबॉल फैन है तो मुझे लगता है ये इवेंट आपके लिए बड़ा होगा। बाकी खबर ये है कि लिवरपूल जीत चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई थिंक कंटेंट यूजफुल लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करिए। ओके, अपने फीडबैक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।